बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। हारून शीर साहब भी हमारे हमरा प्रोग्राम मुकाबिल का हिस्सा रहेंगे। आज प्रोग्राम मुकाबिल में जो गुफ्तगू हम करने जा रहे हैं उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपोजिशन की तहरीक है, जिसको अब ये फैसला किया गया है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब लीड करेंगे। मगर इत्तलात ये भी हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से इस चीज़ की दबे अल्फाज में मुखालफत की गई है कि रोटेशन के ऊपर सरबराह का तकर्रुर होना चाहिए, ना कि किसी एक शख्स को मुकम्मल तहरीक के लिए सरबराह चुन लिया जाए। इसके ऊपर बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ पंजाब के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के अगेंस्ट आके एक जलसा किया गया नून लीग की तरफ से, जारहाना पॉलिसी जो है उसका आगाज तो कर दिया गया है, मगर इस पॉलिसी में आज जो एक चीज़ हमें देखने को मिली वो थी पंजाबी कार्ड का इस्तेमाल किया गया। ख्वाजा साद रफीक साहब की जानिब से जो कलमात कहे गए कि शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि पंजाबियों की इज्जत पर हाथ डाला गया है, इस पर हारून साहब का तजिया लेने की कोशिश करेंगे और माजी के दरीचों में भी झांकने की कोशिश करेंगे कि कब कब पंजाबी कार्ड इस्तेमाल किया जाता रहा और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे जो कि अवाम को और सियासत को भुगतना पड़े। इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो दवाओं के ऊपर फॉलोअप भी आप तक पहुंचाएंगे। मगर गुज़िश्ता रोज प्रोग्राम में हमने जुल्फ़िकार चीमा साहब से मुतालिक बात की थी कि उनकी जानिब से जो इनाम गनी साहब पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, अब हद के इज्जत का नोटिस भिजवाया गया है इनाम गनी साहब की जानिब से, इसमें कितनी हकीकत है ये भी बताएंगे आपको। और मगर इसके साथ साथ पोलियो के हवाले से भी खास तौर पर बात करेंगे कि पोलियो की 2 बूंदें हर बार कहा जाता है कि हर बच्चे को पिलाई जाएं, मगर ये अब में क्यों नहीं आ सकी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हारून साहब, आप आज भी हमारे साथ प्रोग्राम मुकाबिल में शामिल हैं। मौलाना साहब लीड करेंगे, मगर हारून साहब पीपल्स पार्टी तो इसकी मुखालिफत में नजर आ रही है हमें। देखिए 2-3 खबरें आपको सुनाता हूँ। एक तो ये कि ये मैनेज किया है नवाज शरीफ साहब ने कि मौलाना फजलुर रहमान इसके पीडीएम के सरबराह हों। उन्होंने इसलिए मैनेज किया है कि वो एक आखिरी इंतहाई पॉलिसी इख्तियार करना चाहते हैं, वो डेस्परेट हैं और इस मामले में मौलाना उनके हमनवा हैं और दूसरी छोटी पार्टियां जो उनके साथ उन्होंने बात की है। दूसरी बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया है मगर उनकी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने बड़ी कोशिश की है, उनका एस्टेब्लिशमेंट में किसी से रब्ता नहीं हो सका। मेरे सोर्सेज बिल्कुल रिलायबल हैं और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के नहीं है, दूसरे सोर्सेज भी हैं। तीसरी बात यह है कि जरदारी साहब इसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। बिलावल भुट्टो का तो फिर भी रुझान है कुछ ना कुछ, अगर वो भी वहां जाके बैठ रहे हैं इसलिए कि वो खुद क़यादत के उम्मीदवार हैं, वजीर आजम बनना चाहते हैं। जरदारी साहब अपनी मजबूरियों को समझते हैं, वो समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से कन्फ्रंटेशन उन्हें सूट नहीं करती, उनके सही जवाब दे चुकी है और उन्हें एक बहुत सख्त अंदेशा लाहक है। ये है खबर। क्या खबर? ये है कि फातिमा भुट्टो आइंदा इलेक्शन में हिस्सा ले सकती हैं। फातिमा भुट्टो इस बारे में बगौर फिक्र कर रही हैं, उन्हें सपोर्ट मिल सकती है, उन्हें ऐसे अच्छे उम्मीदवार, इसलिए कि उम्मीदवार तो हर इलाके में 2-3 होते ही हैं और एक उम्मीदवार को अगर पीपल्स पार्टी वोट देती है, टिकट देती है, तो दूसरे को वो दे सकती हैं। और वो भुट्टो हैं, वो असली भुट्टो हैं, उनका ताल्लुक भुट्टो के खानदान से है। भुट्टो की वो साहबजादे की वो हैं, बेटे की साहबजादी हैं और उनके बारे में तासुर बहुत अच्छा है। उन पर कोई इल्जाम नहीं है, उन्हें खैरखा खातून समझा जाता है, पढ़ी लिखी समझा जाता है। बात करने का सलीका मुझे नहीं मालूम वो उर्दू और सिंधी कैसी बोल सकती हैं, लेकिन बहरहाल उधर से भी अंदेशा है। उन्हें सिर्फ एक अंदेशा है क्या कि वो उन्हें उनकी जिंदगी को खतरात लाक हो सकते हैं क्योंकि वो माहौल वहाँ का ऐसा है। लेकिन बहरहाल उसका तो कोई बंदोबस्त हो ही जाएगा। अगर किसी से अंदेशा हुआ तो उसे बारंग भी दी जाएगी, हिफाजत का बंदोबस्त भी किया जाएगा। वैसे मौलाना फजलुर रहमान की हिफाजत का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। अच्छा। इसलिए कि मुल्क में फिजा ऐसी है, बाहर से तरह तरह के अवामिल हैं खराबी पैदा करने वाले, और बहुत अच्छा किया जा रहा है। मौलाना की जिंदगी की हिफाजत की जानी चाहिए। इसके बाद बाकी जो बात है वो तो आपने बता ही दी कि जलसा किया और जलसा टोटली फ्लॉप हो गया। जिसके बाद एक इश्तहार भी वैसे नून लीग ने जारी किया, बड़ा दिलचस्प, शुक्रिया लाहौर, पता नहीं किस चीज का शुक्रिया है। वो चंद लोग रैली में शामिल हो गए थे, उस चीज का शुक्रिया हारून साहब। कौन लोग शामिल हो गए थे? मैंने कहा चंद लोग उस रैली का हिस्सा बन गए थे हारून साहब, वो चंद लोगों के लिए शुक्रिया लाहौर हो गया। सस्टेन्ड
द डे वन आई रिमेम्बर, जब भुट्टो के खिलाफ तहरीक चली है, मुझे वो दिन याद है जब अयूब खान के खिलाफ तहरीक चली है। इसी तरह और तहरीकें मुझे याद हैं, तो उसका पहला दिन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, वो उसमें लोग कोई नहीं शरीक हुए, एक तो लाहौर में ही हुआ और किसी शहर में नहीं हुआ। फिर जो कार्ड साद रफीक साहब ने, मैं तो हैरान हूँ। मैं सुनाऊं, मैं हारून साहब, मेरे पास वो मौजूद है क्लिप, अगर आप इजाजत दें तो जरा लोगों को सुना देते हैं। जरूर, बिस्मिल्लाह, जरूर। जी जी प्रोड्यूसर। तुमने शहबाज शरीफ को नहीं, पंजाब की खिदमत को पाबंदे सलासल किया है। शहबाज शरीफ को नहीं, तुमने पंजाबियों की इज्जत पे हाथ डाला है। पंजाबियों, लाहौरियों, मैं तुम्हें मुखातिब करके कहता हूं कि पंजाब की पग को दाग नहीं लगने देना। ये हम हारून साहब मुल्क की सियासत को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? अपने जाती मफादात के लिए इस किस्म के कार्ड हम खेलेंगे अब? मैं आप बिल्कुल मुतमईन रहें, मुल्क की सियासत इस तरफ कतई नहीं जाएगी। इसलिए कि पंजाब एक अजीब सूबा है, यहाँ सिर्फ पंजाबी नहीं रहते, और ये पंजाबी बन के सोचते नहीं हैं, ये पाकिस्तानी बन के सोचते हैं। ये 1988 में भी एक आध दफा नारा लगाया था, फिर शर्मिंदा हुए थे, फिर उसे दोहराया नहीं गया था, फिर इनके लिए ताना बन गया था, ये उसका जवाब नहीं देते थे। पहली बात तो आप ये बताइए कि पंजाब में पंजाबी रहते ही कितने हैं? बहुत से पंजाबी हैं पंजाब में, लेकिन एक पूरी सराइकी बेल्ट है जो तकरीबन 40% आबादी है। फिर पोठोहारी हैं, जो अगर अलग सूबे बनते हैं किसी वक्त भी, फर्ज कीजिए इस पर किसी तरह का कोई इत्तफाक राय हो जाता है, जैसे दुनिया के बहुत से मुल्कों में छोटे सूबे बनते हैं, तो पोठोहार की एक अलग आइडेंटिटी है। फिर ये है कि बहुत बड़ी पश्तून आबादी पंजाब में रहती है, इसको आमतौर पर नजरअंदाज किया जाता है। यानी आज से 10-15 साल पहले जो सर्वे था, तो 20% पश्तून आबादी रावलपिंडी शहर में रहती थी, और इस्लामाबाद में भी है। इस्लामाबाद में उनकी तादाद अब बहुत बढ़ रही है, और जाहिर है बड़ी हम आहंगी के साथ रहते हैं। इंडिविजुअल तो अच्छे बुरे होते ही हैं, और वो हर कम्युनिटी में होते हैं, लेकिन बड़ी हम आहंगी के साथ रहती है। ओल्ड सिटी लाहौर में 20% से ज्यादा आबादी पश्तूनों की है। अच्छा, इसके बाद आप शुमार करना चाहें कि बलोच कितने हैं, तो बेशुमार बलोच जो हैं वो यहाँ रहते हैं। महाजरीन की यहाँ बहुत बड़ी तादाद है, उर्दू बोलने वालों की, और वो माशरे में घुल मिल गए हैं। कभी हमें उनकी मौजूदगी में अजनबियत का एहसास नहीं होता, न उन्हें अजनबियत का एहसास होता है। बिल्कुल, खानदानों में बाहम शादियां होती हैं मुख्तलिफ तबकात में। पंजाब इस बात को बिल्कुल गवारा नहीं करेगा, नहायत हकारत के साथ इसको मुस्तरद कर देगा। बहुत ही अजीबो गरीब बात ये, वो बड़े ही ज़हीन आदमी हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉलिटिकल वर्कर, बाहिम्मत भी बड़े हैं, उनमें काम करने का जज्बा और लगन भी बहुत है। उन्होंने रेलवे को बेहतर बनाया, इसमें कोई शुबा नहीं। उन्हीं के नक्शे कदम पे चल के फिर कोशिश की शेख रशीद ने भी कुछ उसको बेहतर बनाए, लेकिन उतना काम नहीं कर सके। उसकी मजबूत बुनियादें उन्होंने रखी। रेलवे मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। पीपल्स, वो जो ANP के मिनिस्टर थे, क्या नाम था उनका, तो उनके हाथों। मगर इन्होंने ऐसी अजीब बात कही है कि जिसको कहना चाहिए, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से अगर एक इस्तिलाह मुस्तार ली जाए, अगर इसे दरियाए सिंध में मिला दिया जाए तो उसका सारा पानी कड़वा हो जाए। पंजाब में ये सियासत नहीं चल सकती। मुजाहरे उनके नाकाम रहे, हम आहंगी नहीं है। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान ने फरमाया कि जनाब जल्द अज जल्द इस्तीफे देने चाहिए। आज उन्होंने एक दूसरी बात कही, आज उन्होंने कहा नहीं, तहम्मुल के साथ चलना चाहिए, हिकमत के साथ चलना चाहिए। मतलब ये कि हालात साजगार नहीं है। तो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कितने फीसद लोगों के मुस्तफी होने के इम्कान। ठीक है, बिल्कुल इसके ऊपर बात करेंगे। मगर हारून साहब, आप कह रहे हैं लोग इकट्ठे नहीं कर सके हैं, लेकिन जो शहबाज गिल साहब ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, फैजुल हसन चौहान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, उसके बाद तो नून लीग के तर्जुमान ये कहते हैं कि इन लोगों की तो चीखें निकल गई हैं, ये रैली देख के चीखें निकल गई हैं, अभी तो तहरीक का हमने बाकायदा आगाज करना है, अभी तो उसके जलसे होना बाकी है। वो चीखें मारने की आदत है। वो जो लोग हैं ना PTI के, इन्हें शोर मचाने की बहुत आदत है। इनका मिजाज है कैथारसिस का, इनके लीडर का भी कैथारसिस का मिजाज है, इनका भी कैथारसिस का मिजाज है। ये ओवर डूइंग है, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है।
इस तरह के जलसे पे फयाजुर रहमान चौहान तो खैर इस काम के हैं नहीं, वो कोई अच्छा तासुर पैदा नहीं करते, चाहे वो सही बात भी कर रहे हैं। सही, कोई मसले शिबली फराज है, कोई ढंग का आदमी कोई ढंग के 2-4 जुमले कह देता, वही काफी थे। ये उन्होंने थपकी दी है, वजीर आजम साहब ने कहा फुल फ्लैज इन पे अटैक करें। किस चीज का अटैक करेंगे? ये क्रिकेट का मैच हो रहा है कोई? सही, यहाँ छिक्के और चौके लगाने हैं, या यहाँ कोई गेंद की रफ्तार तेज करनी है, या बाउंसर मार रहे हैं? सियासत एक और चीज है, इसको और तरह से हैंडल किया जाता है, इसकी नजाकतें होती हैं, ये एक आर्ट है। ओवर रिएक्ट किया है पीटीआई ने, कोई हंगामा मुल्क में हुआ नहीं, और इतना बड़ा वज़रा ने 3, 4, 5 ने प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, लेकिन हारून साहब नून लीग ने भी तो ओवर रिएक्ट किया है। इत्तलात यही है कि पार्टी डिसिप्लिन में काफ़ी सख्ती नवाज शरीफ साहब की जानिब से कर दी गई है, हिदायत दी गई हैं। MNAs MPs जितने लोग भी होंगे, अब जो रैलियां निकला करेंगी नून लीग के हवाले से, जो चीज़ें हुआ करेंगी उसमें लोगों को लाना होगा, वरना उनके टिकट पर नजरसानी होगी। मगर इसके साथ साथ कुछ लोगों ने मुलाकातें की थी बुज़दार साहब से, कुछ लोग अपनी शिकवे शिकायतें नून लीग के लोग लेकर गए थे अपने कुछ हल्के से मुताल्लिक, उन लोगों को शोकाज भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं, उन लोगों को पार्टी से भी बरतरफ कर दिया गया है। ये भी तो ओवर रिएक्शन हो रहा है। नहीं, देखिए वो ज्यादा लोगों को नहीं निकालेंगे, और निकाला था तो फिर क्या हुआ था? ये सारे लोग काप लीग में चले गए थे, और फिर 2013 के इलेक्शन में उन सबको वापस ले लिया गया था, 2018 में वापस ले। एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं जी, तो वो इस्तीफों के सिलसिले में और पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलने के लिए जरदारी साहब को हर तरह के पैगामात भेज रहे हैं नवाज शरीफ साहब मुख्तलिफ जराए से। हत्ता कि उन्हें ये पेशकश भी कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत में उन्हें हिस्सा दिया जाएगा, पूरा हिस्सा दिया जाएगा। मेरा ख्याल है वो इससे एक स्टेप आगे जा सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि आपकी पार्टी का वजीर आजम बना देंगे, इसलिए कि पंजाब तो इन दैट केस उन्हें उम्मीद है कि उनके हाथ में होगा। तो मगर वो उधर से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, जरदारी साहब कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, मगर ये जो लोगों को निकालने का अमल है ना, देखिए काफी लोग इनके रास्ते में हैं। ये जो आज गलती की ख्वाजा साद रफीक साहब ने, इसकी जितनी जल्दी ये इस्लाह कर ले इनके लिए अच्छा है। और इनकी बदनामी के वाकयात हुए हो रहे हैं, हाल हाशमी वाला वाकया है जी, मैंने आपको पता तय किया हुआ है, मैं इंडिविजुअल्स के नाम नहीं लूंगा, घरेलू मामलात पर गुफ्तगू नहीं करेगा। उसकी जो रिपोर्ट आई है तलाल चौधरी साहब की, वो नहायत ही अफसोसनाक, नहायत अफसोसनाक। और पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ कि वो खातून कोई गलत काम नहीं कर रही थी, कोई गैर शरई काम नहीं कर रही थी। उन्होंने वो नायब वजीर दाखिला रहे हैं, डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर, उनके पास डेटा था, आईबी में उनके रवाबत थे, उन्होंने कोई डेटा निकलवाया, उनके साहबजादे को दिया और उसको इस तरह प्रेजेंट किया जैसे खुदा न खास्ता वो कोई गलत काम कर रही थी। गलत काम में मुलव्वस थी। मैं आपको कह रहा हूँ कि वो कोई गलत काम नहीं कर रही थी, कोई गैर शरई काम नहीं कर रही थी, और उनके घर में फसाद बर्पा करने की कोशिश की। इधर वो निहाल हाशमी वाला वाकया इन्होंने देख लिया। इधर ये जो लोगों को निकाल रहे हैं ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, इससे इन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। सस्टेन्ड एजिटेशन के सिवा कोई रास्ता नहीं है। दो चीजें और हैं जी, एमक्यूएम उनका साथ छोड़ दे, अच्छा, और काफ लीग छोड़ दे। एमक्यूएम इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करेगी, वो कमजोर सी पार्टी है, वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तरफ देखती है, उसकी बका का नसार इसी पर है। उनकी अंडरस्टैंडिंग किसी न किसी तरह मरकज से रहे, इसलिए कि पीपल्स पार्टी के साथ उनकी ठन चुकी है बहुत बुरी तरह। चौधरी हजरात जो हैं वो बिल्कुल नाखुश हैं इमरान खान साहब से, और उसमें यानी मोहन वोट डालने नहीं गया है उस दिन जिस दिन ये पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था। लेकिन मेरी उनसे बात होती रहती है, अब तो काफी दिन हो गए नहीं हुई। वो शरीफ खानदान पे कभी किसी हाल में भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। भरोसा तो हारून साहब पीपल्स पार्टी को भी नहीं है, नून लीग पे, नून लीग को पीपल्स पार्टी पे नहीं है, मगर साथ तो चल रहे हैं ये लोग। नहीं, साथ चल रहे हैं ना, जब तक दिल एक साथ न हो तो तब तक यकसुई नहीं होती, यकसुई के बगैर कामयाबी नहीं होती। आपका जो अव्वलीन हदफ है, देखिए मसला तो ये है ना, नून लीग का भी मसला ये है जरदारी साहब किसी तरह इमरान खान से जान छूट जाए, इसलिए कि ये वैसे तो एक गलती करेंगे इमरान खान साहब अगर अयूब खान की तरह, भुट्टो की तरह, ज़िया-उल-हक की तरह बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां करेंगे। ज़िया-उल-हक ने वैसे
कोशिश की थी एक जमाने में MRD की तहरीक के सिवा के बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी ना हो, वैसे भुट्टो खानदान के लोगों को तो किया था। अगर ये गलती वो न करें, ओवर डूइंग न करें, ये बड़ी अजीब बात है। महंगाई बढ़ गई, दवाओं पे की कीमत पे तो अलग बात करेंगे, गंदम में आटे की कीमत बढ़ गई, चीनी की कीमत बढ़ गई, दवाओं की कीमत बढ़ गई, 15, 20, 25, 30 लाख आदमी बेरोजगार हो गए, आए दिन कीमतें बढ़ रही हैं। इसके बावजूद उसकी मकबूलियत में कमी नहीं आ रही इमरान खान के। इसलिए कि लोग ऐसा नजर आता है, या तो मैं कोई इसका साइंटिफिक तज्जिया तो नहीं कर सकता, इस पर सर्वे होने चाहिए बहुत एहतियात के साथ, या तो वो उसके करिश्मेटिक होने में दखल है, जो उसने कश्मीर पे तकरीर की 2 दफा और मसाइल पे, तुर्की के साथ मामलात में और चीजों में जो रवैया फलस्तीन पे, इसराइल पे इख्तियार किया, या तो वो एक वजह, वन ऑफ द रीजन हो सकती है, उसका करिश्मेटिक होना एक रीजन हो सकती है, या ये जो अपोजिशन के लीडर हैं इनकी करप्शन का तासुर इतना गहरा हो गया है, इतना गहरा हो गया है कि लोग इनके साथ नहीं चलना चाहते, और लोग ये नहीं चाहते कि मुल्क में अफरा तफरी हो। ठीक है अल्लाह के फजलो करम से ना इमरान खान साहब ने कोई डिलीवर किया है, ना इस बात का कोई इम्कान है कि वो डिलीवर कर सकें। उनके इर्द गिर्द की मखलूक ऐसी है, उन्हें कोई ढंग का मशवरा देने वाला नहीं। ठीक है, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना होगा हारून साहब, हम एक छोटे की तरफ जा रहे हैं। एक ब्रेक से जब वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर आगे बात बढ़ेगी, मगर इसके साथ साथ जुल्फ़िकार चीमा साहब से मुतालिक, इनाम गनी साहब से मुतालिक बात होगी, और दवाओं से मुतालिक इसका फॉलोअप भी आप तक पहुँचाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हारून साहब, पॉलिटिकल इशू के ऊपर ही मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, फिर हम अपने दूसरे उन्वानात की तरफ बढ़ेंगे। एक तो कहा जा रहा है कि जी पीर को एक मिसाक पाकिस्तान के हवाले से नई कमेटी बनाई जाएगी, इत्तेहाद तो इनका चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, मिसाक पाकिस्तान में ये क्या करेंगे? और दूसरा ये कि आपकी गुफ्तगू से क्या मैं ये तासुर ले सकती हूँ कि पीपल्स पार्टी आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर इस तहरीक से अलग हो जाएगी? नहीं, अलग नहीं होगी, दोनों के साथ रहेगी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ता रखेगी और इनके साथ भी राब्ता रखेगी, ताकि अपोजिशन में उसका तासुर खराब ना हो, वो अलग थलग होती नजर ना आए। मगर पीपल्स पार्टी पे नसार नहीं कर, उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इख्तिदार में हिस्सा देंगे, लेकिन उनके अपने मसाइल बड़े संगीन हैं। बाप बेटे का नुक्ता नजर एक नहीं है, ये नहीं लड़ाई झगड़ा नहीं है, नुक्ता नजर एक नहीं है, और बिलावल खुद लीडर बनना चाहते हैं, फिर उनके और बहुत सारे मसाइल हैं। देखिए ना, गुजारिश ये है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी, जलसे से क्या होता है, मतलब मेरा ख्याल है इनका कोयटा का जलसा बड़ा हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि वहाँ मौलवी साहब भी आदमी लाएंगे और चकरई साहब भी लाएंगे। अब की बार क्या होता है ये देख लेंगे, और अगर यही गलती उन्होंने फिर दोहराई तो इसकी कीमत चुकानी होगी। देखिए, जो बयानिया तश्कील पा रहा है ना दोनों तरफ से, उसमें बात चीजें बड़ी संगीन है। उनकी नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है कल इंडिया के मिलिट्री अटैची से, कल या परसों जी। वो जो उसने कहा ना, वो तो मैं पता करने में लगा रहा, शहबाज गिल साहब ने, कि हमें पता है किस सफारत खाने में मुलाकात हुई है। मुझे नहीं पता सफारत खाने में हुई है नहीं हुई, मगर मेरे सोर्सेज कहते हैं और ये रिलायबल हैं कि इंडिया के मिलिट्री अटैची से नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। वो फ्रस्ट्रेशन में पै दर पै गलतियां कर रहे हैं, और ये लंदन ही क्यों ना हो, पाकिस्तानी अदारे इतने कमजोर नहीं हैं कि इस तरह के इत्तलात की तस्दीक न कर सके। मुमकिन है उसकी मुस्तकबिल में कोई डिटेल्स भी सामने आ जाएं, जैसे माजी में इनकी बाद मुलाकातों की खुफिया मुलाकातें की, उससे मुख्तलिफ लोगों से दिल्ली में और खटमंडू में नवाज शरीफ साहब ने, और मुख्तलिफ मौके पर जो गैर मोहतात इज़हार ख्याल किया, और वो काबुल रेलवे वाला किस्सा और बहुत सी चीजें आपको याद ही है जी। और जिस तरह पाकिस्तान के साबिक सफीर जो हैं डॉक्टर बासित साहब, और हमारी मोहतरमा क्या थी, बहुत ही काबिल एहतराम मोहतरमा तस्नीम साहिबा हैं जी,
उन्होंने गवाही दी कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरों से नहीं मिलते थे। इंडिया के मामले में उन्होंने अमेरिकी पॉलिसी से इत्तेफाक कर लिया है। वैसे वो सीपैक का क्रेडिट लेते हैं, सीपैक किसी का मंसूबा नहीं है, सीपैक चीनियों का मंसूबा है। उसमें डेफिनेटली जो लोग इसमें मुलव्वस रहे, उसमें कुछ कंपनियों की इन्वेस्टमेंट है, कुछ हुकूमत चीन का लोन है, बैंकों का लोन है, उसमें कंपनियों के साथ जो मामलात में उसमें पैसे बनाए गए हैं। मंशा साहब यूं ही नहीं जाते थे वहां, सुलेमान बिला वजह वहां नहीं जाता था। ये निगोशिएट भी इनका बाहर जाना जाए ये मंशा साहब ने किया। और बहुत से लोग ये कहते हैं अगर रिपोर्ट्स में कोई गड़बड़ हुई है, कोई तब्दीलियां की गई हैं, तो मंशा साहब के बिहाफ पे की गई हैं। अब वो भी ज़ाहिर है मुश्किल में है, शहबाज शरीफ साहब भी मुश्किल में है, तो वो ये चाहेंगे कि वो दोबारा इख्तिदार में आए और जो पहले जिस तरह मतलब ये है कि जो कुछ खाया कमाया है उसी तरह दूसरी दफा भी खाएं कमाएं, और इख्तिदार से दूर रहना बड़ा मुश्किल है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है इमरान खान बहुत जिद्दी आदमी है इन मामलात में, वो भागेगा नहीं, उसमें और कई खामियां हैं। वो सियासत को नहीं समझता, न इकोनॉमी को समझता है। रोज एक तकरीर दाग देता है और वजीरों से भी कहता है दागों से पता नहीं कि कारोबारी माहौल इससे खराब होता है, लेकिन भागेगा नहीं वो। ये तो भाग जाते हैं ना, कभी जिद्दा भाग जाते हैं, कभी लंदन भाग जाते हैं, वो भागेगा नहीं, ठीक है ना। और रह गया इस्तीफों का मामला, मुझे नहीं लगता आधे से ज्यादा लोग इस्तीफे दे सकते हैं, वो भी ये बड़ी कोशिश करें। आसान नहीं होगा, खुद जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों के लिए आसान नहीं होगा। और अगर इतने कम लोग इस्तीफे देते हैं तो फिर तो जरूरी नहीं है कि नए इंतखाबात हों, कम से कम 2/3 लोग इस्तीफे दें और पीपल्स पार्टी के लोग इसमें शामिल हों, मैंगल के लोग शामिल हों, अचकजई के लोग शामिल हों, जमीयत उलमा इस्लाम के लोग शामिल हों, मुश्किल लग रहा है PNP के जो भी हैं। अगर ये सब इस पे देखिए, एक रुकन असेंबली के लिए मुंतखब होना आसान नहीं होता, बिल्कुल बहुत कम है जो दोबारा मुंतखब हो सकते हैं। अखराजात 3, 4, 5 करोड़ से बढ़ के 20-30 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल हो चुका है, इसलिए मुझे इसके आसार नजर नहीं आती, अफरा तफरी नजर आती है। ये हो सकता है कि इकोनॉमी को और नुकसान पहुंचे, ये पॉसिबिलिटी है कि एजिटेशन अगर खुदा न खासा बहुत तवील हो गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। फिर मैं आपसे साफ अल्फाज में कहता हूँ, फिर शायद इलेक्शन न हो, इलेक्शन की बजाय कुछ और हो जाएगा। ठीक है, चलिए हारून साहब, ये तो वक्त बताएगा और हर गुजरता दिन कोई ना कोई नई खबर ऐसी लेकर आता है जिसके ऊपर बात और तजिया लेना बड़ा ज़रूरी होता है। दवाओं से मुतालिक हारून साहब बात करते हैं, फिर मैं जुल्फ़िकार चीमा साहब की स्टोरी की तरफ बढ़ूंगी। दवाओं के ऊपर फॉलोअप क्या है, वहां पर क्या पेशरफ्त हो सकी अभी तक? कोई पेशरफ्त नहीं हुई दवाओं के मामले में। दवाओं का मामला ये है कि डॉक्टर फैसल साहब को चकमा देने में वो कामयाब रहे, ठीक है। हमेशा से उनका तरीका, वजीर आजम को बिल्कुल गलत बात बताया गया कि 10-15 साल से कीमतें नहीं बढ़ी, ये बात सही नहीं है। हर साल जुलाई में कीमतें बढ़ती हैं और 2015 से ऑनवर्ड बढ़ती चली जा रही थी। कहा यह गया कि जी बिजली महंगी हो गई है, डॉलर की कीमत जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है। पर डॉलर की कीमत तो पिछले साल बढ़ गई थी, इस साल तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। फिर ये है कि अगर ये 2 फैक्टर हैं तो दूसरी तरफ ये है कि बहुत सी चीजों का रॉ मटेरियल सस्ता हो गया है। 90% रॉ मटेरियल की कीमतें दुनिया में कम हो गई हैं दवाओं की। मसलन शुगर की जो दवा है वो $2000 से $25 उसकी कीमत हो गई है। अच्छा, उन्हें चकमा दिया गया कि फिर दवाएं नहीं मिलेंगी। भाई दवाएं न मिलने का क्या किस्सा है? दवाएं 2 तरह की हैं, एक जेनरिक नेम है और एक दवाओं का अलग नाम है, जैसे पैनाडोल और पैरासीटामोल है। दवाई एक ही है, नाम 2 है, डिस्परिन भी है। अच्छा, वही दवा पाकिस्तानी कंपनी बनाती है, 4-5% से ज्यादा का फर्क उसकी वैल्यू में नहीं होता अगर वो सही दवा है। जैली दवा की तो बहस ही दूसरी है। सही। तो वो जो है वो उसे शार्ट कर देते हैं कि ये मुयस्सर ही नहीं है जी वो। और 100 रुपए वाली दवाई जो है वो 1000 रुपए में बिकती है और लोगों को खरीदनी पड़ती। हर दफा ये देखिए, वो जो माफिया है जिसकी हम बात करते हैं मसलसल, अगर आप चाहें तो मैं उनके नाम ले देता हूँ जिन पे इल्जाम है। अख्तर हुसैन साहब हैं, आसम रऊफ साहब हैं और अब्दुल्ला साहब हैं और फखरुद्दीन आमर साहब हैं, ठीक है। सैयद हुसैन है।
इन पे इल्जामात हैं कि एक माफिया की तरह एक्ट करते हैं। अदालती हुक्म के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, कोई तहकीकात नहीं हो रही। इन्हीं लोगों ने एक फहरिस्त बनाई और बाहर से 400 दवाएं वहां से मंगवाते रहे इंडिया से जी, और 20,000 दवाएं को एक फहरिस्त बना दी जिसमें मंजूरी बाकायदा दी ही नहीं गई। इन पर ये इल्जाम है और इस इल्जाम की तहकीकात के लिए कोई अदारा आगे नहीं आ रहा, ना नायब कुछ कर रहा है, ना FIA वाले तो बड़े मोहतात है तो अपने तौर पर टेकअप नहीं करते। अगर FIA को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए, FIA में आजकल बहुत चंद अफसर बहुत ही अच्छे हैं, उसकी वो भी हो रही है, तंजीम नौ भी हो रही है, 2000 जॉब्स भी उसमें पैदा हुई हैं, उन्हें थपकियां भी दी जा रही हैं, उन्होंने डिलीवर भी किया है कुछ चीजों में बहुत, और वो इत्तफाक से कुछ ऐसे अफसर जमा हो गए उसके सरबराह समेत जो दयानतदारी से काम करते हैं, तो ये सारा कच्चा चिट्ठा बाहर आ जाए। लेकिन हारून साहब वो तो हुकूमती ओहदेदारों को चकमा देकर जा रहे हैं, इतना मजबूत माफिया, ऐसा लगता है कि IPP से ज्यादा बड़ी ये कोई चीज है कि हुकूमत हाथ ही नहीं डाल पा रही, तो FIA क्या करेगी? 50 एक माफिया है, 50 फार्मास्यूटिकल कंपनियां इसमें शामिल हैं, इसमें अरबों खरबों रुपए की हेर फेर है, कहाँ 100 रुपए की दवाई, कहाँ 1000 रुपए की दवाई, आप अंदाजा लगाइए कि उससे कितने पैसे बनते होंगे। डॉक्टरों को गांठ लिया जाता है, वो महंगी दवाइयां देते हैं, उन्हें बैरून मुल्क सैरें कराई जाती हैं, उन्हें इनामात दिए जाते हैं, उन्हें तोहफे दिए जाते हैं। माशरा सारा जो है वो माफिया की जद में आ रहा है। एक माफिया की गर्दन तो तोड़े इमरान खान साहब। अगर ये इल्जामात दुरुस्त हैं, ये यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन ये इल्जामात लगाती है, इसको बार बार हमने दोहराया है, हमने नाम लिए हैं, तो FIA के एक आदमी को लगाया। FIA में क्या 2-4 अफसर भी नहीं है जिन पे उन्हें यकीन हो कि ये पूरी ईमानदारी से काम करेंगे? वो जानते हैं उन अफसरों को, इमरान खान साहब, ठीक है, और इसका पता लगाएं। और ये पाकिस्तानी अवाम क्या कोई जंगी कैदी हैं कि भाई हर चीज का, वो चीनी का 100 रुपए हो गई, आटा भी 60-70 रुपए हो गया, वो चक्की वालों ने आप पिसाई की जो है प्राइस बढ़ा के 20 रुपए फी किलो कर दिए। जरा गौर फरमाइए, 20 रुपए फी किलो। जी अच्छा, वो 6 रुपए वो किलो लेते हैं, वो अपना फ्लोर मिल वाले, वो तो खैर साइज बड़ा होता है। अच्छा, हर तरफ से लूट मार मची हुई है, ना मजिस्ट्रेट को कार्रवाई कर रहे हैं, ना सिविल सर्विस कोई कार्रवाई कर रहे हैं। आपने मुल्क को हालात के रहमो करम पे छोड़ दिया है। ये कम से कम ये जो है अदारा दवाइयों का, क्या नाम है इसका, ड्रैप की बात कर रहा हूँ, हाँ, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, और खान साहब खुदा का वास्ता इसको तो ठीक करें। ये डॉक्टर अपने फैसल साहब के बस की बात, डॉक्टर फैसल इज ए नाइस पर्सन, उन्होंने हॉस्पिटल को बहुत उम्दा तरीके से चलाया, बड़े महज़ब और सिविलाइज्ड आदमी है। ये इंतजामी काम उनके बस का नहीं है, फेल हो गए बहुत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हारून साहब, इस पे भी, इसका भी फॉलोअप दवाओं से मुतालिक अपने देखने वालों को देते रहेंगे। कल भी हारून साहब हमने बात की थी जुल्फ़िकार चीमा साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए थे IG पंजाब इनाम गनी साहब के ऊपर, और अब उन्होंने हद की इज्जत का नोटिस भेज दिया है। जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए वो यकीनन सबने पढ़े, आपने देखा, मैंने भी देखा, उनमें कितनी सदाकत है? क्या उनके किरदार के ऊपर या उनके करियर के ऊपर उंगली उठाई जा सकती है इनाम गनी साहब के? देखिए, जहां तक किसी शख्स के बारे में हतमी राय देने का ताल्लुक होता है, ये काम टॉक शो में नहीं करना चाहिए जी। ये काम होता है अदालत का, इसकी होनी चाहिए तफ्तीश प्रॉपर तरीके से, और इसको फाइनली एक अदालत के सुपुर्द किया जाना चाहिए जो इस पे हतमी राय दे। देखिए, मेरी उनसे बहुत मुफस्सल बात हुई जुल्फ़िकार चीमा साहब से जी। नाउ जुल्फ़िकार चीमा इज वन ऑफ द पर्सन्स जो बहुत ही अपनी इज्जत के मामले में मोहतात हैं, जिनका कैरियर बेदाग है, जिन पे कभी उंगली नहीं उठाई गई, कोई शुबा नहीं है। उनके सके भाई मुस्लिम लीग के एमएनए थे, वो गुजरांवाला में DIG थे, उन्होंने इलेक्शन जीत लिया, नून लीग के आदमी ने बजाय, उन्होंने नून लीग के आदमियों को पकड़ के 10 बक्से बरामद किए और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की फतह जो है मुमकिन हो सकी। ठीक, वो बिल्कुल इस मामले में मेरिट पे पूरे उतरने वाले आदमी, उनसे मेरी बहुत तफसील के साथ गुफ्तगू हुई। वो ये कहते हैं, जो वो कहते हैं वो मैं आपसे अर्ज करता हूँ। वो कहते हैं इनाम गनी जब थे FIA में, इमिग्रेशन में, तो ये गैर कानूनी तौर पर लोगों को बाहर भेजने के में मुलव्वस थे बकौल, और उनका ये कहना है कि इस पे इंक्वायरी हुई,
इस पे इंक्वायरी हुई और जो आदमी था उसका ताल्लुक फौज से था, यानी फौज से सिविल सर्विस में 10% लोग आते हैं। वो किसी न किसी तरह उसने वजीर आजम तक रसाई हासिल की चीमा साहब के बकौल, और उन्होंने वजीर आजम को ब्रीफ किया। वजीर आजम ने आजम खान साहब को बुलाया, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पूछा ये आदमी कहाँ है? उन्होंने कहा ये IB में। उन्होंने कहा इसको फारग करो। रिपोर्ट वो कहते हैं मौजूद है, तफ्तीश हुई है, इसमें जिम्मेदार उन्हें करार दिया गया है, मगर बाद में किसी तरह उन्होंने जान छुड़ा ली, मादरत कर ली, कुछ कर लिया, कोई तरीका ढूंढ लिया। वो ये कहते हैं कि मुझ पर मुकदमा दायर फरमाएं और मैं ये साबित करूंगा कि ये कसूरवार है। अब रह गया FIA के सोर्स। FIA में मेरे जानने वाले जो अफसर हैं जिन पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, जिनमें से बाद को मैं एक जमाने से जानता हूँ, जो यंग ऑफिसर थे, जब तरक्की करते करते आला मनासिब तक पहुंचे हैं, और उनमें से हर एक को मैं जानता हूँ कि उसका कैरियर अच्छा है, बेदाग है, रुपए पैसे में मुलव्वस नहीं है, उस पर कभी कोई इल्जाम नहीं आया, साफ सुथरा आदमी है। वो भी इसकी तस्दीक करते हैं, इसकी तफ्तीश हुई थी। अच्छा। मैंने कोशिश की कि उसकी रिपोर्ट की कापी हासिल कर लूं, लेकिन जाहिर है कि रिपोर्ट की कापी तो वो नहीं देंगे, जिम्मेदार अफसर हैं। तो इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, इन्हें चाहिए, इनाम गनी साहब को चाहिए, अगर इन पे गलत इल्जाम लगाया गया ये अदालत में जाएं और उन पे मुकदमा दायर करें, और उनका फर्ज है कि इसको साबित करें। ठीक है, चलिए जुल्फिकार चीमा साहब, गुफ्तगू आपके साथ की हारून साहब, उनका मौक़िफ़ तो हमने प्रोग्राम में शामिल कर लिया, मगर IG पंजाब इनाम गनी साहब की तरफ से अगर कोई मौक़िफ़ आता है तो ही इज़ मोर देन वेलकम, उन्हें भी हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अभी मुझे एक छोटी सी ब्रेक पर जाना है, जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो पोलियो के हवाले से खुसूसी तौर पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। जिस तरह से मैंने बात की थी कि पोलियो से मुतालिक हम खुसूस तौर पर गुफ्तगू करेंगे, और पोलियो की जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात तब हमें महसूस होती है जब दुनिया भर में शुरू हुआ, पाकिस्तान भी इसमें शामिल हुआ, अफगानिस्तान इसमें शामिल हुआ, बहुत सारे कंट्रीज़ ने इसके ऊपर काबू पा लिया, मगर अनफॉर्चुनेटली अगर सिर्फ पोलियो की बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर ये अभी भी बाकी है। हर बार हम बात करते हैं, हर बार लोगों के सामने इस चीज़ को लेकर आते हैं कि इसको आपने किस तरह से ख़त्म करना है, किस तरह से अपने बच्चे के मुस्तकबिल को आपने महफूज करना है। हारून साहब, बार बार बात होती, मगर कमी कहां पर रह जाती? कोई हिकमत अमली के अंदर नाकामी होती है, या लोगों की अवेयरनेस के अंदर नाकामी होती है कि हम अपने बच्चों को ना तो पिलाने के लिए एग्री होते हैं, ना हमें इस चीज के बारे में कोई इल्म होता है? देखिए, पहले तो डाटा देख लेना। पाकिस्तान में 2014 में ये तादाद 306 थी पोलियो के केसेस की, 2015 में 54 रह गई, 54, 216 में इससे आधी से भी कम रह गई, 20, और 217 में फिर आधी से भी कम रह गई, 8, 2018 में फिर बढ़ने लगी, 12 तक पहुंच गई, 2019 में हैरान को इजाफा हुआ और 147 तक पहुंच गई। इसका मतलब ये है कि किसी इलाके में कोई कैंपेन की गई है, कुछ खास इलाकों में कैंपेन की गई है, कुछ खास उलमा का तबका है या कोई दूसरे तबकात हैं, जो बाद औक़ात तो वैसे हैरत होती है, पढ़े लिखे लोग भी हमकाना बातें करते हैं। देखिए, दुनिया भर में पिछले 32 बरस में 200 से ज्यादा ममालिक में 2 करोड़ रज़ाकारों ने इस पर काम किया है जी। $20 बिलियन इस पर खर्च हुए हैं। 5 अरब और 20 करोड़ बच्चों को हिफाजती हिसार इसके जरिए फराहम किया गया है। अब इसमें जो प्रोपेगेंडा, मैं इस पे बाद में आता हूँ कि मसाइल क्या हैं। इसमें जो प्रोपेगेंडा किया जाता है वो ये किया जाता है कि जी इससे बांझपन पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि 5 अरब बच्चों, 5 अरब और 20 करोड़ बच्चों को वैक्सीन पिला दी गई 32 साल में। यानी 32 साल पहले जिस बच्चे को पिलाने का अमल शुरू हुआ था, अब वो 32 बिल्कुल पैदाइश के फौरन बाद तो नहीं पिलाया जाता, वो 37-38 साल का नौजवान आदमी होगा, और ये 5 अरब से ज्यादा इंसान है। इसमें कोई एक वाक्या भी नहीं है कि शिकायत कभी मंजर आम पे आई हो। फिर ये कि अगर ये ऐसा होता किसी एक मुल्क में, उसके किसी एक सूबे में, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में,
कहीं से कोई एक मोहल्ला होता है जहाँ से ये शिकायत आती, उसकी तफ्तीश की जाती। फिर ये है कि अगर इसका ताल्लुक इससे होता कि जी कुछ लोग हैं जो मुस्लिम ममालिक के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो ये मसला सऊदी अरब में क्यों नहीं है, ईरान में क्यों नहीं है, तुर्की में नहीं है, मराकश में नहीं है, मिस्र में नहीं है, बोस्निया में नहीं है, किसी इस्लामी इंडोनेशिया में नहीं है, मलेशिया में नहीं है, किसी मुस्लिम मुल्क में ये सवाल नहीं है। यहाँ क्यों है? ठीक, यहाँ ये जो लोग मुल्क के दुश्मन हैं वो कुछ लोगों को उकसाते हैं, वो जहालत पहले से मौजूद है। उन्हें कहा जाता है कि ये फलां मुल्क, फलां अदारा, फलां। अब जो इसमें वो जो अदारा है जो इसमें अपना इसमें माली मदद फराहम करता है, वो क्या नाम है उनका, तो कहा जाता है कि जी उनको भाई उन्हें क्या दिलचस्पी है, वो क्यों मुस्लिम ममालिक में पैसा खर्च कर रहे हैं दुनिया में। अरे भाई उन्होंने $200 बिलियन से ज्यादा का फंड बनाया है मुख्तलिफ चीजों के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए बनाया है, तो इसमें ये क्या मफरूजा आप कायम करते हैं? ठीक है हारून साहब, मेरे साथ इस वक्त चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर गौहर रहमान साहब, वो भी हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच प्रोग्राम मुकाबिल का हिस्सा बनने के लिए। डॉक्टर साहब पोलियो से मुतालिक चूंकि बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी वजह क्या होती है? हम एक कहा जाता है कि शायद एजुकेशन में कमी है, शायद अवेयरनेस कैंपेन्स इतनी ठीक नहीं होती। प्रॉब्लम कहाँ पर होता है और बच्चे को हम किस तरह से इफेक्ट कर रहे होते हैं? क्या हमारी हिकमत अमली इतनी कामयाब नहीं होती, कहीं पर लूप होल्स हम छोड़ देते हैं? ये असल मसला जो है ना पोलियो का, जहाँ पूरी दुनिया कामयाब हो गई एडिकेट में और अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान रह गए, उसके बहुत सारे महरकात हैं, लेकिन दो चीजें जहन में रखनी चाहिए जो कि हमारे ऑब्जर्वेशन में बड़ी इसलिए हम उसको फॉलो कर रहे हैं। एक है आपकी सर्विस डिलीवरी, एंड दैट इज के पोलियो वैक्सीन कैसे पहुंच जाए, कहाँ तक पहुंच जाए, हर बच्चे तक पहुंच जाए, हम उन बच्चों तक पहुंच जाए जहाँ पे रसाई बहुत मुश्किल है। एक तो ये बात। दूसरी बात फिर कम्युनिटी एक्सेप्टेंस, जो हारून साहब के बात इंडिकेट कर रहे थे कि एक कम्युनिटी में आप कितनी उसको ट्रस्ट डेवलप करते हैं, खासकर सिर्फ वैक्सीन पे नहीं बल्कि ओवरऑल चीज़ों पे। तो पोलियो के बारे में जो ट्रस्ट है वो काफ़ी जो बातें पहले ही हो चुकी हैं, सबको मालूम है, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और फिर हमारी कम्युनिटी में भी हमारे अपने जो लोग हैं उन्होंने भी उनको ये अवेयरनेस जो है ना उसमें काफ़ी सारी कमी, जो हमारी स्ट्रेटजी थी, जो हम बार बार गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रेटजी है वो हमारे जोग्राफियाती और माहौलियाती जो माहौल है वो काफ़ी डिफरेंट है जो दूसरे ममालिक में, जिनका जिक्र हारून साहब भी कह रहे थे, हमारे काफ़ी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, और वो ये है कि हमारी पॉपुलेशन खासकर अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से लेके सिंध कराची तक कंटिन्यूअस ऑन द मूव है। और ये ऐसी चीज़ है जिसको कंट्रोल करना अच्छा खासा मुश्किल है। स्टैटिक पॉपुलेशन हमारी इतनी नहीं है, और वो इन्फेक्शन, ये जो जरासीम है, ये जो वायरस है, ये इसी तरह फैलता रहता है। तो ये सब चीज़ें जहन में रख के हमने अपना जो है ना ये जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है पार्टिकुलरली, जो कि इसमें काफ़ी सारी डिफेक्ट हमने गवर्नमेंट को पॉइंट आउट किए और अभी उन्होंने सब। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब मैं आपसे एक और सवाल करना चाह रही हूँ, क्योंकि बच्चों के वालिदैन भी आपके पास आते होंगे और इस किस्म के कमेंट्स हमें सुनने को बड़े मिलते हैं पोलियो टीम से जो किए जाते हैं, उसमें बांझपन के ऊपर बात होती है, मुख्तलिफ तबकात मुख्तलिफ तरीके से इस चीज़ को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि पोलियो के ड्रॉप्स नहीं देने चाहिए। वो वालिदैन जो समझते हैं या कहते हैं कि पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने के बावजूद फलानी जगह पर किसी बच्चे को फिर भी पोलियो हो गया, उसके ऊपर जो टीम्स घरों के अंदर जाती हैं वो किस तरह से कन्विंस करती हैं इस एजेंडे के ऊपर, और आप लोगों की क्या हिकमत अमली होती है इस पे? देखिए, ये बहुत जरूरी बात है, जो कि हमारी रसाई है बच्चों तक वो किसके जरिए हो रही है, और वो है हमारी टीम जो कि फर्स्ट लाइन बच्चे के साथ और बच्चे की माँ के साथ उनके घर जाती है। अब उनकी ट्रेनिंग और उनकी जो कम्युनिकेशन है दैट
उसमें काफ़ी गैप कि वो खास तौर पे उनको ऐसे ट्रेन किया जाए ताकि वो माँ बाप के और पेरेंट्स के और वहाँ पे कम्युनिटी के लोगों के सवाल के जवाब दे सके। हमारी बदकिस्मती से जो स्ट्रेटजी है वो ट्रेनिंग में अच्छी खासी कमी है। जो हमारे वैक्सीनेटर जिसको हम कहते हैं, जो कि घरों में जाते हैं, इनके आप अगर एक डिस्ट्रिक्ट में पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक सुपरवाइजर रखते हैं और उसको आप 45 वैक्सीनेटर दे देते हैं जिनके ऊपर कोई सुपरविजन नहीं हो, जिनकी बैकअप ना हो, जिनको आप कोई हेल्प ना दे सके अगर कोई ऐसा वाकया हो जाए जिस तरह पहले हुआ था, ताकि उसी वक्त उसका अदाला किया जा सके। ये सब चीजें हैं जो कि हमने गवर्नमेंट को दी हैं और गवर्नमेंट ने अभी एक्शन लिया है। और ये इसकी अशद जरूरत है कि वो बंदा जो कि माँ बाप पेरेंट्स के पास जाता है वो तमाम सवालों के जवाब उसके दे सके, तब पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे उनको। और ये अच्छी खासी एक डेफिशिएंसी है हमारी उसमें। हारून साहब, ठीक है, हारून साहब आप डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना चाह रहे हैं? नहीं, मेरी गुजारिश है डॉक्टर साहब से, तो हम एग्री करते हैं। डॉक्टर साहब एक साफ सुथरी सीधी काबिल अमल बात कर रहे हैं जी। देखिए, एक तो बाज़ औक़ात वैक्सीन ठीक नहीं होती है, बाज़ औक़ात कोताही हो जाती, बहुत कम अगरचे ऐसे वाक़यात हैं वो संभाल के नहीं रखा जाता। दूसरा, उम्र भर का हमारा इंतजामी तजुर्बा यह है कि अगर मॉनिटरिंग ठीक नहीं होगी तो नताइज भी ठीक नहीं होंगे। जब अफवाह फैली हुई हो और लोग रेजिस्ट कर रहे हों तो बाज़ औक़ात खौफ के नतीजे में ये होता है लोग लड़ाई झगड़े से बचते हैं, खासतौर पर बच्चियां बचती हैं, छोटे बच्चे हैं, बाद इलाके हैं कबायली नौयत के, वहाँ खौफ होता है। अगर आप आज तो मुझे मालूम नहीं, आज से 30-40 साल पहले का मेरा तजुर्बा ये है कि कराची के बाहर अगर आप देहात में जाएं, बलोचों के और सिंधियों के थे, तो इसमें बहुत सेंसिटिव थे कि बाहर के इलाके का कोई आदमी अंदर ना, अगर उसके मुस्बत पहलू भी हैं कि गाँव की हिफाजत की जाए, तो बाद औक़ात यूं ही निशान लगा के गुजर जाते हैं। कोई सिस्टम होना चाहिए, यानी ये मोबाइल टेलीफोन आजकल मौजूद हैं जिनसे तस्वीरें बनाई जा सकती हैं जी। उन पर नंबर लगाए जा सकते हैं, उस पर वक्त भी ज़ाहिर है मॉनिटर हो जाएगा। क्या हम बड़े पैमाने पर किसी दोस्त मुल्क से बात करके, अब तो चीन में बहुत टेक्नोलॉजी सस्ती है मोबाइल की, दुनिया में ओवरऑल सस्ती है, तो ये बहुत सस्ते $10-15 में एक मोबाइल फोन बन सकता है जिससे तस्वीर खींची जा सकती हो और वो वर्करों को बोनस के तौर पे दिए भी जा सकते हैं। मॉनिटरिंग ठीक होनी चाहिए, वैक्सीन ठीक होनी चाहिए। और डॉक्टर साहब ने बड़ी अहम बात कही, तरबियत पूरी नहीं है। यानी आपने 2 दिन की ट्रेनिंग दी और उनको भेज दिया, बिल्कुल नहीं, उन्हें हफ्ते 10 दिन की तरबियत देनी चाहिए। देखिए, एक हिंदू दुकानदार के पास लोग जाते थे, एक मुस्लिम दुकानदार के पास जाते थे। लाहौर में चंद दुकानें थी मुस्लिम दुकानदारों की, तो वो उनका तजुर्बा ये था कि आप उसको दुकानदार को डांटें हिंदू को और उससे सौदा खरीदने से इनकार कर दें और उसका वक्त रायगाह करें। वो रिएक्ट नहीं करता था, इसलिए कि नस्ल दर नस्ल उसकी तरबियत थी। इंसान तरबियत से मुख्तलिफ होते हैं, उन्हें तरबियत दें कि ये एक नेकी का काम है, ये नौकरी नहीं है, ये आने वाली नस्लों को बचाने का काम है, ये मुल्क की नेक नामी का सवाल है। 200 मुल्कों की बिरादरी में हम बदनाम हो रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग दें और ये बिल्कुल कार्य सवाब है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस्लामी को थोड़ा बहुत मैं थैंक यू सो शुक्रिया हारून साहब। वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है। डॉक्टर गौहर रहमान साहब भी हमारे साथ मुझसे। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।